बदकिस्मती के साथ आप देख लीजिए, वो कहता है जनाब इतना टैक्स दे दो, अगर इतना नहीं देता है तो फिर तुम्हारे पे इतना लगा दूंगा, मुझे इतना दे दो। रिश्वत ये नहीं है, इन कस्टम से शुरू होते हैं आप, हर महकमे में सेल टैक्स में ले लीजिए, उसमें ले कितने बड़े बड़े 77 अरब रुपए का इनकम टैक्स एविजन हुआ, सॉरी सेल टैक्स एविजन हुआ, कस्टम ड्यूटीज की 300 अरब रुपए की चोरियां हुई। ये जो नेटो के ट्रक्स जा रहे हैं इसमें खरबों रुपए की जनाब ड्यूटियां चोरी की जाती हैं। ये जो अफगानिस्तान ट्रांजिट का माल है, आप हैरान होंगे कि आप देखिए कि डाई कहाँ, डाई जो कलर है कपड़े का कलर कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पे कोई डाइंग मिल हो। एक भी अफगानिस्तान में डाइंग मिल नहीं है तो कैसे डाई अफगान ट्रांजिट पे इंपोर्ट होती है। चाय जो है वो देख लीजिए, क्या फिर वापस आ जाती है, वापस आती है, आती नहीं है। ये जो 77 अरब रुपए के टैक्स कस्टम ड्यूटी चोरी पकड़ेगी, मालूम है कैसे? उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ से ट्रक जाएगा, पाकिस्तान कस्टम क्लियर करेगा, तुरखम 12 रुपए, पाकिस्तानी कस्टम मोहर लगाएगी बिल ऑफ एंट्री पे कि माल निकल गया, और अफगान कस्टम उस पर मोहर लगाएगा कि जनाब ये माल इस मुल्क में अंदर हो गया। इसमें 15 दिन लगते हैं ट्रक के जाने ट्रक आने में। इन्होंने किया जालिमों ने कि आज ट्रक निकला है, कल जाके एंट्री यहाँ वापस जमा करा दी कि जनाब वहां ट्रक पहुंच भी गया है, ट्रक वापस भी आ गया है, वो दोनों कस्टम ने रिसीव भी कर लिया, ट्रकिंग ट्रक गया ही नहीं। तो ये 77 अरब रुपए में कलेक्टर से लेकर तक कितने लोग अंदर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले यही इदारे हैं, इन्हीं के अंदर जो है कस्टम विजिलेंस भी है, FIA भी है, सबके सब मिले हुए हैं। कौन आदमी है जो कहता है सबके सब अपनी सहूलत के तहत चलते हैं, कोई इसलिए किसी को नहीं पकड़ता कि वो मुल्क का फायदा करता है, वो तो अपनी जात के लिए, सारे मफादात इंटरेस्ट की जंग है, सीधी सी बात है। साहब ये तो बहुत तारीखी है, मफादात की जंग। आप मुझे बहुत तारीखी है। अगर आपका रोशनी की किरण इंशाल्लाह होगी, अगर आज मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इदारे सेट होना चाहते हैं, अंगड़ाई ली है आबादारों ने, अब कुछ भी हो मौजूदा हुकूमत के इस टेन्योर में नजर आता है कि इदारे सेट होने की पोजीशन में आ रहे हैं। अब बर्दाश्त करनी पड़ेगी लोगों को भी और इदारों को भी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले रही है तो उसमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो उसके ऊपर ऐसे एक्शन ना ले जिससे अवाम उन्नास के अंदर ये तासुर फैले कि वो अपने को बचाव करने जा रहे हैं। जैसे कि आज ये इस बिल पे जो अदालती बिल तरमीमी बिल पेश किया तो एक आम पूरे मुल्क में तासुर दे दिया गया है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई खारिज चल पड़ी। नेटो सप्लाई आखिरी 5-6 मिनट है, मैं कहता हूँ नेटो सप्लाई क्या हुआ कि हम गिव अप कर गए, हमने भड़क मारी थी $5000 फी कंटेनर लेंगे, उसके बाद ओरिजिनली $200 लेते थे, सुना है क्या वो भी बिल्कुल माफ कर दी, क्या बिल्कुल हैंड्स अप कर गए। देखिए नेटो सप्लाई अबू जंगल को वहां से सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो अटैक किया था उसके ऊपर ये तय हुआ था और हमारे नेटो सप्लाई रोक दी थी। इसमें 3 बातें तय थी कि अमेरिका माफी मांगेगा, दोबारा ऐसे हमले नहीं होंगे और रोज बहा जाएगा। ये 3 बातों पे बिल्कुल सही नजर ये आ रहा है कि तीनों बातों पे कोई बात भी अमल दरामद नहीं हुआ और जो है वो नेटो पार्लियामेंट ने भी तो जस्ट ये काफी नहीं है। पार्लियामेंट ने भी तो यही कहा था ना, पार्लियामेंट की दिफाई कमेटी से यही कहा था ना, पार्लियामेंट नजर ये आ रहा है कि अस्करी क्यादत और सियासी क्यादत ने मिलकर फैसला किया। अगर दिफाई कमेटी में गया तो वहाँ अस्करी क्यादत भी है बिल्कुल है और वहाँ सियासी क्यादत भी है और उन्होंने अगर ये फैसला दिया है तो हम 50 और जमीन पे खड़े हैं, इतनी कमजोर विकेट पे हैं कि हमारी अस्करी क्यादत को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सिविल सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए मैं बड़ी अहम बात बताई आपने, इस 10 साल जंग में हमने 35,000 अपने बंदे मरवाए, कई लाख डॉलर हमने अपने गंवाए, 68 बिलियन डॉलर इकॉनमी में हमने कराई। हमने इस मुल्क में दहशतगर्द पनाह लेके बैठ गए, ब्लैक वाटर यहाँ पे आ गया। लेकिन अब बिल्कुल जबकि अफगानिस्तान से नेटो फौजें निकलने लगती हैं और आखिरी मराइल में मामला आते हैं, ऐसे मराइल में हमें इन नेटो से निकलना मफाद में है या उनके साथ चलना मफाद में। ये मेरे ख्याल से अस्करी और सियासी क़यादत का बुनियादी पॉइंट था। 7 महीने लगे एक बुनियादी चीज को समझने, जो मैट्रिक का बच्चा जो है 2 घंटे में समझ लेता है। कि उन्होंने इसको रोका और अमेरिका की चीखें भी निकली। और अगर नेटो बगैर मुआहदे के, पाकिस्तान के बगैर मुआहदे के, आपने देखा कि समंदर में उनके जहाज भी आ गए, मगर अभी लिखा हुआ तो कुछ नहीं है।
अभी का मामलात तो होने ये चाहिए थी, जो मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ। ये बताइए, ये होना चाहिए था माहदे में कि हम जो उनको रास्ता दे रहे हैं, राहदारी दे रहे हैं, जो हम अपनी अस्करी, बर्री, बहरी, फलाई रास्ते इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, उसका हमें मुआवजा चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, हमारा मुआवजा मिलना चाहिए था। हमें भीख नहीं चाहिए थी। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी गलती है कि ये $5,000 अगर आप मांग रहे हैं तो ये जायज है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि ईरान की बंदरगाह, बंदर अब्बास से तुर्कमेनिस्तान तक जब माल जाता है तो $3,000 पर कंटेनर चार्ज होता है, और वो फासला 1500 किलोमीटर का है। ये 2500-3000 किलोमीटर का फासला है यहाँ से वहां तक। तो क्या हमें हमारा राइट नहीं बनता है कि हम कम से कम घेरना शुरू किया मिडिल ईस्ट के हमारे दोस्तों को, पेट्रोल की सप्लाई होती है, वो भारत को, अबू जंदल को सऊदी जेलों से रिहा करा के बंबई ट्रांसफर कर दिया, ताकि बंबई हम लोग एक और गवाह लाके पाकिस्तान अमेरिका कोशिश कर रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत की का तसल्लुत इस एरिया में हो जाए, और बड़ी तेजी के साथ उसने किया। नेटो सप्लाई के बाद किया उसने, क्या वो करेगा? पहले उसने पाकिस्तान का एक इफेक्टिव रोल कहते हैं देखा था, लेकिन नेटो सप्लाई के बाद जब हमने 7 महीने लगाए हकानी नेटवर्क के ऊपर घेरा, पाकिस्तान को वो बुरी तरह घेर रहा है। अमेरिका हकानी नेटवर्क पे वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, भारत को वो का तसल्लुत इसमें कायम कराना चाहता है। एट ए टाइम पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि भारत चाइना और रशिया के साथ करा जाए। ये कौन लोग हैं जो नए पे बैठे हुए, अस्करी भी और सिविलियन भी? ये दूरदर्श अमेरिका को इनको क्या ये नहीं पता था कि अमेरिका घेरेगा और किस किस पॉइंट से घेर सकता है? अब देखिए, मैं एक बात बताऊं बड़ी अहम, उसके मिडिल ईस्ट को ले लें, एक नया एहतियात सामने आ रहा है, यानी बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, कोई सीरिया, ईरान, एक आ रहा बड़ा एहतियात। पाकिस्तान को भी चाहिए कि तो अपने इसको तय करे कि चाइना है, रशिया है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान देखे। ये जो हमें अपने मफादात देखने हैं, हमें अमेरिका ने कभी भी जब भी उसका मौका मिला, अमेरिका ने हमें धोखा दिया। हम मशरक़ी पाकिस्तान के टाइम पे भी उसका 7वां बहरी बेड़ा आता रहा, उसने हमें तबाह कराया, मुल्क दो लख्त कराया। जब भी अमेरिका ने हमारी उंगली पकड़ी, हमने उसकी उंगली पकड़ी, और उसने कभी भी उसने हमारा साथ नहीं दिया। जब उसका मौका गुजर गया, उसका मफादात खत्म हो गए, उसने हमें छोड़ दिया, बेरोजगार छोड़ दिया, और आज भी वो ये करने जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम को आज चाहिए कि अपने अंदरूनी मामलात को देखते हुए, जो खलफशार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको देखते हुए बैरून हमें मुतहद होना पड़ेगा। हमें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर यह सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए, बैरूनी ताकतों से लड़ने के लिए हमारा मुतहद होना बहुत जरूरी है। ऐसा पाकिस्तान होगा तो हमारी सारी सियासत भी है, हमारी हुकूमत भी है, हमारे मजे भी हैं। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया। हमने लाखों बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, सबको हमने शहीद कराया, अपनी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी, ये मुल्क बना। इस सब जलाली परचम में हजारों लाखों लोगों का खून है। हमने इतनी आसानी के साथ इस मुल्क को हासिल नहीं किया, हमने इसकी आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम अब जज्बातियात से निकल के ये सोचें कि जिस वक्त हमने 47 में अंग्रेजों से ये मुल्क हासिल किया तो किस बुनियाद पर किया था? क्या हम लिसानियत, फिरका परस्ती के अंदर हमें लड़ा दिया गया? क्या आज पठान के मोहल्ले में पंजाबी नहीं रहता, पंजाबी के मोहल्ले में महाजिर नहीं रहता, सिंधी नहीं रहता? क्या आज जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, क्या वहां पंजाबियों को और वहां के जो लोग रह वहां पे कत्लेआम नहीं हो रहा? तो ये कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान के मुसलमान कर रहे हैं? ये हरगिज नहीं है। यहाँ वो लोग आ गए जो हमारे दुश्मन है, चाहे भारत की शक्ल में हो, चाहे वो ब्लैक वाटर की शक्ल में हो, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो। ये हमें इस जगह पे ले जाया गया है जहां हमारी मईशत तबाह हो रही है, जहां हमारे मुल्क में खौफ हरास हो गया है, जहां हर शहर, हर गली के अंदर कत्ल आम हो रहा है। कुत्ता मरता तो लोग खड़े होते हैं, आवाम जब बंदा कोई मरता तो कोई देखने वाला नहीं है। रोजाना 14-15 आदमी की टारगेट किलिंग कराची के अंदर है। आप देखें हम कहां जा रहे हैं? अंदरूनी साजिशों से को हम निपटेंगे तो हम बैरूनी ताकतों से मुकाबला करेंगे। बहुत जरूरी है हम आज मुतहद हो जाएं, हम एक एटमी कुव्वत हैं। यकीन कीजिए कि यह मुल्क अगर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इसको सोचा जाए और कॉम्पिटेंट लोगों को लाके हर महकमे में बैठाया जाए तो हम बिल्कुल इंशाल्लाह ये बात आपने की है कि जाती वफादात से बालातर होकर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कॉम्पिटेंट लोगों को और यानी मेरिट को रखा जाए, बहुत सारी चीजें खुद ही दुरुस्त हो जाएंगी। हमारे साहब
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, इट वाज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये मेरी गुफ्तगू अमानुल्लाह पराचा साहब से, सारी गुफ्तगू बिलाशुबा बिला तबसरा है, लेकिन ये लुब्बे लुबाब है वो यही है कि अगर सियासी मफादात से और ज़ाती मफादात से बालातर होकर वतन के लिए और उसके आला तरीन मफाद के लिए सोचा जाए, और दूसरा ये कि अगर मेरिट का सही सिस्टम यहाँ नाफिज हो जाए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का, कॉम्पिटेंट लोगों का जो कि माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा करें, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल 90% तो पाकिस्तान के वैसे ही हल हो जाएंगे। इस वजह से कि अपनी सफ़ों को भी देखिए, कौन उसमें खलफिशार में जा रहा है, कौन मुझे आपको लड़ा रहा है, कौन भाई को भाई से लड़ा रहा है, कौन मेरे आपके जहन में कन्फ्यूजन डालता है, कौन आज 65 बरस बाद दुनिया के नक्शे पे ये पाकिस्तान मौजूद है, इंसाइक्लोपीडिया से लेके दुनिया के तमाम नक्शों में, लेकिन कौन है आज जो ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बना था, क्या बना था। ज़रा चौंक के देखिएगा उस आदमी की तरफ और ये पूछिएगा कि 65 साल बाद उसको ये ख्याल क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये एक मुल्क है, हमारा मुल्क है, इसको चलाना भी हमने है, इसको बसाना भी हमने है, हमने इसको एक खुशहाल मुल्क भी बनाना है, जो कायद आज़म का भी ख्वाब था, मेरा भी ख्वाब है, हम सबके बच्चों का भी ख्वाब है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।